बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वाला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस सेशन में हम समझेंगे ऑल अबाउट ज़कात, ठीक है। क्योंकि रमज़ान चल रहा है और ज़्यादातर लोग अपनी ज़कात रमज़ान में ही निकालते हैं, तो आज हम इस टॉपिक को थोड़ा सा यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है कि ज़कात जैसे किस तरह से निकालना है, ये सारी चीज़ें, तो आपको किसी आलिम के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इसका बेसिक समझेंगे कि सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, दीन में क्यों फ़र्ज़ है ये, इसके बाद किस तरह से आप ये जानेंगे कि आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है कि नहीं। तीसरी चीज आती है कि किस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे अगर फर्ज है तो, और चौथी चीज कि आप ज़कात निकालने के बाद किसको दे सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा ओवरव्यू रहेगा और जिसमें हम ज़कात की इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस्लाम के टोटल 5 पिलर्स होते हैं, ठीक है। यानी कि 5 पिलर्स पे बेस्ड होता है इस्लाम का रिलीजन। सबसे पहला क्या है इसमें, तौहीद, ठीक है। यानी कि इस्लाम को ये ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ताला एक है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और उनके रसूल हैं, ठीक है। तो तौहीद इसी को कहते हैं। कोई भी आपने देखा होगा कि जब कोई रिवर्ट मुस्लिम आते हैं, यानी कि कोई अगर अपना रिलीजन चेंज करके मुसलमान बनते हैं, तो सबसे पहले उनको कलमा पढ़ाया जाता है, उनको तौहीद सिखाया जाता है, ठीक है। तो तौहीद बहुत ही बेसिक और फोरमोस्ट पिलर है इस्लाम का, जिसके बिना आपका जो रिलीजन है वो कंप्लीट ही नहीं होता। फिर सेकेंड यहाँ पे आता है नमाज, ठीक है। नमाज सबके ऊपर फर्ज है और जो 5 वक्त की जो फर्ज नमाजें हैं, यहाँ पे उसकी बात हो रही है कि हर इंसान के ऊपर 5 नमाजें फर्ज की गई हैं, मैंडेटरी हैं, ठीक है। थर्ड यहाँ पे पिलर हमारा कौन सा है, थर्ड है रोजा, जो हम साल में 1 महीने का रोजा रखते हैं। यानी कि ये जो महीना चल रहा है ये मैंडेटरी है सबके ऊपर, लेकिन इसमें कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं कि अगर इंसान मरीज है या फिर वो सफर कर रहा है तो अपने रोजों को स्किप कर सकता है, ठीक है। लेकिन स्किप करने की कंडीशन क्या है कि आपको साल में किसी और दिन फिर वो रोजे फुलफिल करने होंगे, वो रोजे रखे इसको कंप्लीट करने होंगे, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस अलग हैं कि कब कौन सी चीज जो है एक्सेप्शनल में आती है। यहाँ पे हम सिर्फ पिलर्स की बात कर रहे हैं। तीसरा हो गया रोजा। फिर इसके बाद चौथा पिलर हमारा कौन सा होता है, चौथा पिलर हमारा है ज़कात, ठीक है। यानी कि ज़कात देना। और 5वां पिलर है हमारा हज करना। फाइन। देखिए इन 5 पिलर्स में से तौहीद, नमाज और रोजा ये हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। नो मैटर वो अमीर है, गरीब है, बड़े लेवल पे है, छोटे लेवल पे है, दुनिया में कहीं पे भी है, एशिया में है, अफ्रीका में है, लेकिन ये तीनों जो पिलर्स हैं इस्लाम के वो हर मुसलमान के ऊपर मैंडेटरी हैं। आप गरीब हो अमीर हो उससे मैटर नहीं करता। यानी कि एक गरीब को भी तौहीद पढ़ना होगा, एक अमीर को भी तौहीद से शुरू करना होगा अपना इस्लाम, ठीक है। इसी तरह से नमाज सबके ऊपर फर्ज है। अब इसमें एक्सेप्शनल केसेस ये वाले आ जाते हैं कि अगर कोई बीमार है तो वो कम कर ले, अगर किसी के पास पानी नहीं है तो तयम्मुम कर ले। ये सारी बातें फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे सिर्फ बेसिक बातें कर रहे हैं कि नमाज किन के ऊपर फर्ज है, हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। किसी को भी अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि अगर ठीक है तुम बड़ा बिजनेस कर रहे हो तो तुम 4 टाइम की नमाज पढ़ लो, और जो बिजनेस नहीं कर रहा, जो फकीर है, उसके पास टाइम है तो वो 5 टाइम की पढ़ेगा। ऐसा नहीं है, हर मुसलमान के ऊपर 5 वक्त की नमाजें फर्ज की गई हैं। इसी तरह से रोजा जो है साल में 1 बार रखना होता है 1 महीने के लिए, और ये भी हर मुसलमान के ऊपर, अमीर गरीब हर किसी के ऊपर फर्ज होता है। तो ये तीनों जो पिलर्स हैं इस्लाम के वो सबके ऊपर मैंडेटरी होते हैं। लेकिन जो चौथा पिलर है ज़कात और जो 5वां पिलर है हज, ये सिर्फ कुछ कैटेगरी के लोगों के ऊपर मैंडेटरी होते हैं इस्लाम में, ठीक है। ज़कात की अब कुछ कंडीशन है जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसी तरह से हज किन के ऊपर फर्ज होता है, जिनके पास पैसा होता है, ठीक है। यानी कि जो वेल एस्टैब्लिश्ड होते हैं, जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं है, और ऐसा नहीं कि किसी का आप कर्जा लेके हज करने जाइए, आप फाइनेंशियली फ्री होने चाहिए। आपके पास पैसा है अगर तो फिर आपके ऊपर हज लाजिम हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से ज़कात की कंडीशंस हम अब पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पर्पस क्या था बताने का कि ज़कात की इंपॉर्टेंस आप यहीं से समझ सकते हैं कि वो चौथा पिलर होता है इस्लाम का। बिना ज़कात दिए आपका इस्लाम मुकम्मल ही नहीं होता है, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस पाए जाते हैं हमारी सोसाइटी में। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ज़कात जो है वो वॉलंटरी है, कि आप देना चाहें तो दीजिए, नहीं देना चाहें तो कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़कात जो है ये एक तरह से ऑब्लिगेटरी चैरिटी है, ठीक है। हर इंसान के ऊपर फर्ज है जो कोई इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब यहाँ पे 2 टर्म्स की बात करते हैं। पहला है ज़कात और दूसरा है सदका। क्या डिफरेंस है दोनों में? देखिए ज़कात जो है ये मैंडेटरी है आपके ऊपर, ठीक है, और इसको कैसे कैलकुलेट वगैरह करना है ये मैं अभी आपको आगे बता रही हूँ। और सदका क्या चीज है? सदका हर वो चीज जो आप अल्लाह ताला की राह में खर्चा करते हैं, फी सबीलिल्लाह, मतलब सोच के कोई भी चीज जो आप दे रहे हैं, आपके कपड़े हैं, पैसे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, कोई भी चीज आप जो करते हैं
अपार्ट फ्रॉम ज़कात, उसको सदका कहा जाता है। ठीक है, और रमजान में वैसे भी सदका बहुत ज्यादा करना चाहिए, इसमें जो है सवाब और अजर इसका बढ़ जाता है। तो ये डिफरेंस होता है ज़कात और सदका में। सदका जो है वो आपके ऊपर है, आप अपनी इस्तिकात के मुताबिक, कैपेसिटी के मुताबिक, अपने ईमान के मुताबिक जितना चाहें फी सबिल्लाह खर्च करें। ठीक है, और ज़कात क्या है? ज़कात आपके ऊपर भी उतनी ही फर्ज होगी और कोई और मुसलमान है तो उसके ऊपर भी उतनी ही फर्ज होगी। ठीक है, यानी जैसे 2.5% हम ज़कात निकालते हैं तो आपको भी 2.5% निकालना होगा, दूसरे इंसान को भी 2.5% निकालना होगा। अब इसमें ये नहीं है कि मेरे पास चलो ज्यादा ईमान है तो हम 3% निकाल दे रहे हैं, फिर वो आपका जो बचा हुआ पैसा है वो सदके में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई बातें कि ज़कात की इंपॉर्टेंस क्या है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सबसे पहले कि ज़कात क्यों इंपॉर्टेंट है। इस्लाम में ये मैंडेटरी होता है। ठीक है, अब किस चीजों पे ज़कात दिया जाता है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ज़कात सारी की सारी आपकी एसेट्स के ऊपर दिया जाता है। ठीक है, किसी के पास सपोज गोल्ड है यानी कि सोना है, किसी के पास चांदी है यानी कि सिल्वर है, उसके ऊपर ज़कात मैंडेटरी हो जाएगा। फिर इसी तरह से करेंसी है, यानी कि आपके पास कैश में पैसे रखे हुए हैं बैंक अकाउंट में या फिर आप घर में रखे हुए हैं, तो ये सारे जो पैसे हैं इनके ऊपर भी ज़कात निकाला जाएगा। फिर इसी तरह से लाइव स्टॉक का मतलब जो आप जानवर पालते हैं, और इसमें ज्यादातर ऊंट, गाय और बकरी के ऊपर निकाला जाता है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, यानी कि जो खेत में आपका गल्ला निकल रहा है उसके ऊपर भी ज़कात मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये कुछ मोटी मोटी चीजें हो गई जिनके ऊपर ज़कात हम निकालते हैं। अब इसमें कंडीशन क्या है? देखिए, कोई भी इंसान अगर है उसके पास गोल्ड जो है वो 85 ग्राम यानी कि 85 ग्राम गोल्ड से ज्यादा है तो वो ज़कात की कैटेगरी में फिट बैठता है कि उसको फिर ज़कात निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह से सिल्वर की कैटेगरी क्या है कि अगर आपके पास 595 ग्राम से ज्यादा सिल्वर अवेलेबल है तो फिर आपको ज़कात निकालना मैंडेटरी है। ठीक है, अब देखिए, कई लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास गोल्ड तो 85 ग्राम्स नहीं है लेकिन सिल्वर 595 ग्राम से ज्यादा है, तो भी आप ज़कात की कैटेगरी में आ जाएंगे। यहाँ पे एंड नहीं लगा हुआ है और लगा हुआ है, या तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही हो या फिर ये वाली। ठीक है, अब बहुत सारे लोग मान लीजिए कहते हैं कि मेरे पास दोनों ही चीजें नहीं है। सपोज हमें बिल्कुल भी सोने चांदी का शौक नहीं, हमने सोना चांदी नहीं रखा, लेकिन हमारे पास भर भर के पैसा रखा है बैंक अकाउंट में, तो उसमें कंडीशन क्या बनती है कि इंसान के पास या तो 85 ग्राम से ज्यादा गोल्ड हो या फिर उतनी ही करेंसी अवेलेबल हो उसके पास। मतलब कि इसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होगी प्रेजेंट में, 85 ग्राम सोने का जो प्राइस है करंट में, अगर उतना पैसा है आपके पास आपके अकाउंट में या इन हैंड कैश में, तो फिर आपके ऊपर ज़कात निकालना मैंडेटरी है। ठीक है, इसी तरह से किसी इंसान के पास अगर 595 ग्राम चांदी तो नहीं है और उसके पास सोना भी नहीं है, लेकिन इतने अमाउंट का पैसा उसके पास अवेलेबल है, तो इसका मतलब वो ज़कात की कैटेगरी में फिट बैठता है। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, अगर प्रेजेंट के रेट की हम बात करें तो ज्यादातर लोग इस वाली कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं, क्योंकि चांदी की जो प्राइस है इंडिया के अंदर या कहीं पे भी वो बहुत ही कम होती है। 595 ग्राम की अगर आप प्राइस निकालेंगे तो बहुत ही कम पैसा आएगा। इसी वजह से ज्यादातर लोग इस कैटेगरी में बिल्कुल फिट बैठ जाते हैं और उनके ऊपर ज़कात मैंडेटरी है। और इंसान पूरी जिंदगी यही सोचता रहता है कि मेरे पास तो सोना नहीं है, मेरे पास तो चांदी नहीं है, तो मुझे पैसे निकालने की जरूरत नहीं है, ज़कात निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कि अगर इन 4 कंडीशंस में से कुछ भी फुलफिल होता है, यानी कि अगर आपके पास 85 ग्राम सोना से ज्यादा है या फिर इसका जो मॉनेटरी वैल्यू है उतना पैसा है आपके पास, तो फिर आपके ऊपर ज़कात निकालना मैंडेटरी है। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास इतना चांदी है या फिर इसके इक्विवेलेंट अगर इतना पैसा है तो भी आपके ऊपर ज़कात निकालना मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये हो गई कंडीशंस की बात। चलिए अगली स्लाइड में हम बात करते हैं कि ज़कात निकालते कैसे हैं। फाइन, अब देखिए, सबसे पहले आपको पूरे साल में से कोई एक डेट चूज करनी होगी। ज्यादातर लोग ज़कात को रमजान में निकालते हैं, क्योंकि रमजान में जाहिर सी बात है इसकी जो वैल्यू है और क्योंकि आप सदका कर रहे हैं, ज़कात निकाल रहे हैं, तो इसका अजर बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी ऐसे भी आप पूरे साल में कभी भी निकाल सकते हैं, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको रमजान में ही निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपको एक कोई डेट चूज करनी होगी। ठीक है, और उसी डेट में आपको पूरी जिंदगी हर साल फिर उसी डेट पे ज़कात निकालनी होगी। अब जैसे लड़कियों के मामले में आप ऐसे कह सकते हैं कि कोई लड़की सपोज उसकी शादी हुई है 1 जनवरी को। ठीक है, 1 जनवरी को यानी कि उसको गहने मिले हैं ससुराल की तरफ से भी, मायके की तरफ से भी, तो उसके पास ये जो सोना आ गया है या चांदी आ गया है, तो अब जब 1 जनवरी की तारीख अगले साल आएगी तो उसके ऊपर ज़कात फर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके पास सोना चांदी या जो करेंसी की बात हमने पीछे करी, ये सारी चीजें, अगर ये सारी चीजें आपके पास 1 साल से ज्यादा रखी हुई हैं तो फिर आप उनके ऊपर ज़कात निकालेंगे, अदरवाइज नहीं निकालेंगे। ठीक है, जैसे रमजान में अगर मान लीजिए आप जो है ज़कात निकालते हैं, रमजान के पहले आपके पास कुछ अमाउंट पैसा आया, सपोज 50,000 रुपए आया, लेकिन रमजान के पहले पहले वो कहीं और चला गया, तो ये जो हमारा डेली का लेन देन होता है इस पे ज़कात नहीं निकाली जाती। और कोई भी ऐसी चीज जो आपके पास 1 साल से ज्यादा रुकी हुई है, आप उस पर सिर्फ ज़कात निकालेंगे। बाकी जो 1 साल के अंदर अंदर आपने लिया, खर्च किया, इधर उधर कर दिया, उसके ऊपर ज़कात नहीं निकलता है। ठीक है,
तो ये बात भी याद रखिएगा। अब जैसे इस लड़की की शादी हुई 1 जनवरी को, तो अब अगली जब तारीख आएगी 1 जनवरी, यानी कि जब अगला साल लगेगा, तो इस दिन उसके पास सारे गहने मौजूद हैं जो उसको पिछले साल उसकी शादी पे मिले थे। तो यानी कि इस साल से फिर उसके ऊपर ज़कात मैंडेटरी हो जाएगा। इस तारीख को फिर अगले साल वो ज़कात निकालेगी, ठीक है। जो भी उसके पास गहना अवेलेबल है, पैसा अवेलेबल है, उसके ऊपर फिर ज़कात निकाला जाएगा। एक चीज और यहाँ पे याद रखिएगा कि जब भी आप कभी ज़कात निकालते हैं तो जो भी आपके कर्जे होते हैं वो आप उसमें से माइनस कर देते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग लोन लिए होते हैं बैंक से, अब जब उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को पूरा कैलकुलेट किया, सारे असेट्स काउंट किए, तो उसमें अब आपका जितना डेट है, यानी कि जो आपने लोन बैंक से उठाया हुआ है, आप उसको माइनस करिए और उसके बाद ही फिर ज़कात निकालिए। इसी तरह से अगर आपको कोई पैसा देने वाला है, कहीं से आपका पैसा आने वाला है, तो वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हमारे पर्सनल आइटम्स होते हैं, यानी कि जैसे हमारे किचन में बहुत सारा राशन पड़ा होता है, खाने पीने की चीज़ें हैं, फिर इसके अलावा जो आपके डेली के कपड़े हैं जो आप पहनते हैं, फिर जो आपका घर है जिसमें आप रह रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं आप उसको क्योंकि, और ट्रांसपोर्टेशन जो आप डेली यूज करते हैं, इन सब चीजों के ऊपर आपको ज़कात नहीं निकालनी होती है, ठीक है। तो कोई भी चीज जो आप डेली यूज में ला रहे हैं और उसका आप फायदा उठा रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, तो उसके ऊपर फिर ज़कात नहीं निकाली जाती है, ठीक है। अब ज़कात निकालते कैसे हैं? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी चीजों पे ज़कात निकलता है, तो कोई इंसान है सपोज अपने वो सारे असेट्स को काउंट करे, उसके पास गोल्ड कितना है, सिल्वर कितना है, करेंसी कितनी है उसके पास, फिर उसके पास अगर भेड़ बकरी है तो कितनी है, और उसके पास एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कितना है। इसमें से जो भी चीजें आपके पास हैं आप उनको सबसे पहले काउंट करिए कि क्या क्या चीजें हैं आपके पास, और उनकी सबकी करंट मार्केट वैल्यू निकालिए, ठीक है। जैसे आपके पास अगर 2 गाय है और इसके अलावा आपके पास जो है 100 ग्राम सोना है, तो इन सब चीजों की आपको मॉनेटरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि अगर हम ये गाय जो है इसको अगर हम मार्केट में ले जाके बेचेंगे तो ये कितने की बिकेगी। फिर इसी तरह से सोने का रेट क्या चल रहा है, अगर हम 100 ग्राम सोना एक्सचेंज कराना चाहें मार्केट में तो कितना पैसा आपको वापस मिलेगा। तो इस तरह से करके आप इन सब चीजों को पहले मनी के फॉर्म में कन्वर्ट करिए, ठीक है, कि आपके पास कितने एसेट्स की मॉनेटरी वैल्यू है, और उसके बाद आप क्या करिए, इनका जो है 2.5% निकाल दीजिए। बस यही आपका जो है ज़कात है, ठीक है। तो जो भी कुछ आपने कमाया उसका 2.5% निकालना, इसी को हम कहते हैं ज़कात। तो ये एक तरह से प्योरिफिकेशन होता है कि आपका जो सामान है, आपका जो माल है वो पाक हो जाता है उसके बाद, और उसमें अल्लाह ताला की रज़ा शामिल हो जाती है। जो ज़कात का एक कॉन्सेप्ट है, एक जो निज़ाम है, वो बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। क्योंकि देखिए, किसी भी जो सोसाइटी में 2 तरह के लोग रहते हैं। सबसे पहले एक वो लोग जो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, ठीक है, और दूसरे वो लोग जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। अब जो लोग गरीब हैं उनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है डेफिनेटली। अगर वो रिच के पास या बैंक के पास जाएंगे बार बार पैसा लेने, तो जाहिर सी बात है फिर उनको जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वो बेचारे तो वही अमाउंट नहीं पे कर सकते, तो वो इंटरेस्ट कहाँ से पे करेंगे बैंक को, है ना। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने ज़कात का कॉन्सेप्ट निकाला है कि जिनके पास ज़्यादा है वो फ्री में गरीबों तक अपने पैसे पहुंचाएं। 2.5% जब सारे अमीर लोग निकालेंगे और गरीबों तक पहुंचाएंगे, इससे गरीबी दूर होगी और लोग जो हैं काफी खुश होंगे, ठीक है। देखिए, इंसान को सबसे ज्यादा मोहब्बत शायद अपने माल से होती है, और क्योंकि इंसान उसके लिए मेहनत करता है, दिन भर पैसे कमा के लाता है खून पसीना एक करके, और उसके बाद जब उसको वो चीज़ निकालनी पड़ती है तो कहीं ना कहीं खलता है। और बहुत सारे लोगों के पास तो इतनी इतनी प्रॉपर्टी होती है कि बहुत ज़्यादा पैसे निकल जाते हैं ज़कात में, लेकिन आपको उस पर खुश होना चाहिए। क्योंकि जब कोई चीज़ बहुत बिलेवेड होती है आपको और फिर आप वो अल्लाह ताला की राह में निकालते हैं, तो उससे आपके दिल को सकूनत पहुंचती है। अल्लाह ताला आपके दिल को गनी कर देता है। और याद रखिएगा, जो लोग भी ज़कात निकालते हैं उनके पैसे में कभी कमी नहीं आएगी, बल्कि उनके पैसे में वो बरकत देखेंगे, किस तरह अल्लाह ताला उसमें बरकत से भर देते हैं उनके पैसों को। क्योंकि हमारे रिलीजन में एक बरका का भी कॉन्सेप्ट है। नो मैटर आप कितना इकट्ठा करते चले जाएं, अगर आपके पैसे में बरकत नहीं है तो फिर वो कभी आपको पता नहीं चलेगा। वहीं अगर किसी के पास बहुत थोड़ा भी है और अगर उसमें बरकत है तो वो फील करेगा उस बरकत को, राइट। जो लोग भी देखिए ज़कात नहीं निकालते हैं और वो अपने ऊपर उसको फ़र्ज नहीं समझते हैं, उनके लिए बहुत ही कड़ी सजाएं हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में सुनाई हैं। ये सारे जो जेवर औरतें पहनती हैं और उसका ज़कात नहीं निकालती हैं, उनको पहले क़यामत वाले दिन गर्म किया जाएगा और उसके बाद उन गरम गरम लोहों को पहनाया जाएगा उनके गले में और उनके चेहरों पे। तो ये बहुत ही हौलनाकी वाली बात है, इससे डरना चाहिए इंसान को। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरे मंथ में सिर्फ सदका करते रहते हैं और ज़कात कैलकुलेट करके नहीं निकालते हैं, और वो ये लास्ट में ये सोचते हैं कि हमने इतना तो निकाल दिया है, अब ज़कात हो गई होगी। लेकिन याद रखिएगा कि इसको कैलकुलेट करके निकालना मैंडेटरी है आपके ऊपर, और ऐसे नहीं कि बस आप अनगिनत निकालते चले जा रहे हैं। आप इसको पहले कैलकुलेट करिए, बैठिए और 2.5% निकालिए, ठीक है। मैंने आपको बताया जैसा कि अगर आप 3% निकाल रहे हैं तो आपका 2.5% ही ज़कात कैलकुलेट होगा और बाकी का जो
0.5% है वो सदका में चला जाएगा। तो ज़कात को कैलकुलेट करके प्रॉपरली निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसकी अहमियत है, इसकी अहमियत को हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यूजुअली क्या होता है, लोग जो है नमाज पढ़ लेते हैं, तौहीद पढ़ लेते हैं, रोजा रख लेते हैं, लेकिन इस चीज को हमारी सोसाइटी में बहुत इग्नोर किया जाता है। ज़कात को कोई भी इंसान अपने ऊपर मैंडेटरी नहीं समझता या इसकी अहमियत को नहीं समझता। तो इसीलिए इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पज यही था कि लोग इसकी अहमियत को समझ सकें। बाकी अगर आपको कैलकुलेट करवाना है अपने सारे एसेट का कि कैसे निकालें, क्या करें, तो आप किसी आलिम को कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे कि आप ये जो ज़कात का पैसा है आप किन को दे सकते हैं। तो देखिए कुछ कैटेगरी है जिनको आप दे सकते हैं। सबसे पहले सबसे गरीब लोग जो सोसाइटी में होते हैं। ठीक है, देखिए हर फैमिली में भी गरीब लोग होते हैं। सबसे पहले जब आप सदका या ज़कात देना शुरू करें तो सबसे पहले आप अपने खानदान में देखें, अपनी फैमिली में देखें कि आपके भाई बहन तो नहीं कि बहुत ज्यादा गरीब हो, उन्हें पैसे की जरूरत हो, या फिर आपके रिश्तेदार जो हैं उन्हें तो पैसे की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि वो अगर मांग नहीं रहे हैं तो उन्हें जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपनी इज्जत की वजह से नहीं मांगते हैं, लेकिन आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि आप उनको चेहरों को देख के पहचान सकें किसको पैसे की जरूरत है और किसको इस ज़कात की जरूरत है। ठीक है, तो जब भी इंसान कभी देना चाहे कुछ भी सदका या ज़कात, तो सबसे पहले अपने आसपास देखे, कराबतदारों को, रिश्तेदारों को, भाई बहनों को। ठीक है, सेकेंड हो गए मिस्कीन लोग, जो बहुत ही निहायत गरीब लोग होते हैं, जिसमें कि आपके जो घर में काम कर रहे वर्कर्स आते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी सैलरी बंधी हुई है, उनको सिर्फ 1000 रुपए महीना अगर मिल रहा है तो उनके खर्चे पूरे नहीं हो पाएंगे, राइट। तो अगर उनको किसी चीज की जरूरत है, अगर वो आप फील करते हैं कि हाँ उन्हें पैसे की वाकई जरूरत है, उनके घर में कोई बीमार है, तो आप फिर उनको ये पैसा दे सकते हैं। ठीक है, तीसरे वो लोग हो गए जिनके ऊपर किसी तरह का कर्जा होता है। जैसे बहुत सारे किसान होते हैं जिनके ऊपर जो है कर्जा लदा होता है, लेकिन वो पूरी जिंदगी भी अगर मेहनत करते रहे तो वो कर्जा नहीं अदा कर सकते, तो आप ऐसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं और ये ज़कात का पैसा उन तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, फिर चौथा आप कहाँ दे सकते हैं, इन कॉज ऑफ गॉड, यानी कि अगर कहीं पे सपोज कुआं खुद रहा है, कहीं पे मस्जिद बन रही है, तो आप वहां पे इस ज़कात के पैसे को लगा सकते हैं, तो आपके लिए बेहतरीन सदका जारिया बन जाएगा। और फिर पांचवा कहाँ दे सकते हैं, रेफ्यूजीज को। रेफ्यूजीज कौन होते हैं, जैसे कि बाहर मुल्क से अगर कोई यहाँ पे रहने आया है, जैसे कि जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुआ था, इंडिया से बहुत सारे लोग पाकिस्तान गए थे रहने के लिए, तो वो रेफ्यूजीज शुरू में कहला रहे थे, है ना, कि वो वहां पे शुरू में रहने गए, उनके पास कुछ नहीं है वहां रहने के लिए और उनके पास सोर्सेज भी बहुत कम है, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो ज्यादातर तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ नहीं मिलेंगी, लेकिन ये तीनों चीजें जरूर मिल जाएंगी कि आप किसी भी गरीब की मदद करिए, मिस्कीन की मदद करिए, और किसी के ऊपर अगर किसी तरह का कर्जा है तो आप उसको अपने ज़कात के पैसे से अदा करवा सकते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा ज़कात जो है वो सिर्फ आप मुस्लिम्स को दे सकते हैं। ओके, यानी कि जो सदका होता है, सदका आप किसी भी इंसान को दे सकते हैं उसकी जरूरत को देखते हुए, नो मैटर कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, कौन है, लेकिन जो ज़कात है वो आप सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम को देंगे, यानी कि इन सब लोगों में से जिनको आप दे रहे हैं वो मुस्लिम होना चाहिए। फाइन, तो ये हो गया ऑल अबाउट ज़कात। यहाँ पे एक और बात लास्ट कर लेते हैं। ये जो मैंने अभी तक आपको बताया ये था ज़कात अल माल, ठीक है, और एक और होता है ज़कात अल फितर, जिसको आप फितरा कहते हैं, और ये जो ज़कात अल फितर होता है ये ईद के जस्ट पहले दिया जाता है या ईद वाले दिन दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ज़कात अल फितर बेसिकली जो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, यानी कि जैसे फैमिली में अगर 5 मेंबर्स हैं तो इसमें जो सबसे बुजुर्ग होते हैं यानी कि हेड होते हैं, जैसे कि आपके यूजुअली पापा वगैरह या दादा वगैरह, वो लोग सारी फैमिली मेंबर्स का फितरा निकालते हैं। और इसमें होता क्या है, आपको क्या निकालना होता है, तो उस एरिया में जहां पे फितरा निकाला जा रहा है वहां पे अगर एक टाइम का कोई खाना खाए या फिर वहां पे 1 किलो आटे का जो प्राइस होगा, इन दोनों में से जो भी आपको सुटेबल लगता है आप उतना अमाउंट फितरा के तौर पे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे 1 किलो आटे का प्राइस यहाँ पे 25 रुपए है, तो एक इंसान का 25 रुपए बनता है। अगर 5 लोग उसकी फैमिली में हैं तो उस जो हेड ऑफ द फैमिली है उसको 125 रुपए निकालने होंगे एज अ फितरा। ठीक है, तो ये क्यों होता है, ताकि जो भी गरीब लोग हैं, जो भी मिस्कीन लोग हैं सोसाइटी में, उनकी भी ईद अच्छे से हो सके और उनको ये जब पैसे मिलेंगे तो वो भी अपनी ईद को अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें, कुछ खा पी सकें, इसीलिए हम लोग ज़कात अल फितर निकालते हैं। फाइन, फितरा निकालना भी आपके ऊपर मैंडेटरी है। तो ये 2 तरह की ज़कात का जिक्र आता है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपने काफी कुछ नया सीखा होगा, और सब तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। कोई भी अगर इस वीडियो को देखने के बाद ज़कात निकालना शुरू कर देगा तो वो आपके लिए भी बेहतरीन सदका जारिया बन जाएगा। मोटी मोटी जो बातें थी ज़कात के रिगार्डिंग वो हमने डिस्कस कर ली हैं। बाकी जैसा कि मैंने आपसे बताया कि अगर आप डिटेल में
ज़कात अपनी निकलवाना चाहते हैं या चाहते हैं समझना कि किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो फिर आप किसी आलिम को ज़रूर कंसल्ट करिए। ठीक है, ज़कात निकालना मैंडेटरी है और रमज़ान का महीना सबसे खूबसूरत महीना होता है जब आप इसमें ज़कात निकाल सकते हैं। यूजुअली लोग रमज़ान में क्यों निकालते हैं? जिससे कि उनको अगले साल याद दहानी रहे कि रमज़ान जब आएगा तो उन्हें ज़कात निकालनी होगी। फाइन। बाकी जैसे कोई अगर लेडीज़ हैं, कोई अगर लड़की है, तो वो अपनी एनिवर्सरी के दिन एक डेट सेट कर ले कि जब जब मेरी एनिवर्सरी आएगी तब तब मैं ज़कात निकालूंगी, तो इस तरह से उसको याद रहेगा। ठीक है, तो अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ अता करे और दीन को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेने की तौफीक अता फरमाए। इसको हवा हवाई ना बनने दे बिल्कुल भी। जो इसके पिलर्स हैं उनको मजबूती से थामे रहने की तौफीक अता फरमाए और हमें कहने सुनने पढ़ने से ज्यादा अमल पे आमादा करे। तो जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।